सभी को नमस्कार। सब लोग कैसे हैं भाई? क्लासेस डिले हो चुकी थी, थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ था, इसकी वजह से अब आगे की क्लासें रेगुलर लेने की कोशिश करूँगा। तो हम लोग हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे थे। हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम पढ़ रहे थे और मैं आपको काफ़ी चीज़ें बता दी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो तिथि है, सबसे पहले अगर हम तिथि की बात करें बेटा, तो ये अप्रोक्सीमेटली सभ्यता ऐसा माना जाता है कि कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक इसका काल माना जाता है। यानी जो हड़प्पा सभ्यता है, इसकी अवधि 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। तो इसमें हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली थी, आपको नगरों के बारे में भी बता दिया था। अब हम पढ़ेंगे आज नगर नियोजन, अर्थात हड़प्पा सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता है। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख दो विशेषताएं थी। अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें, हड़प्पा सभ्यता की जो विशेषताएं अगर आप बात करें, तो प्रमुख दो विशेषताएं आपको देखने को मिलती हैं। पहला तो था बेटा इसका नगर नियोजन। नगर नियोजन अर्थात टाउन प्लानिंग, और दूसरी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी, वह थी जल निकास प्रणाली, अर्थात ड्रेनेज सिस्टम जो था। यह दो हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख दो विशेषताओं में आती हैं। तो इन्हीं में से एक की हम बात करेंगे और सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे नगर नियोजन के बारे में पढ़ना प्रारंभ करते हैं और फिर हम आपको जल निकास प्रणाली के बारे में भी बताएंगे। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे नगर नियोजन। क्या पढ़ेंगे? नगर नियोजन अर्थात टाउन प्लानिंग की अगर हम बात करें, तो नगर नियोजन की बात करें तो आप सभी जानते हो कि हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करें तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा, इन तीन नगरों का जो नगर नियोजन था वह एक समान देखने को मिलता है। ध्यान से समझिएगा बेटा, मैंने तीन नगर बताए। पहला बताया हड़प्पा, दूसरा बताया मोहनजोदड़ो, और तीसरा बताया मैंने कालीबंगा। अगर हम इनके नगर नियोजन की बात करें तो इनके नगर नियोजन में हमें समानता देखने को मिलती है। नगर नियोजन जो था वो इन तीनों नगरों का एक समान प्रतीत होता है। ठीक है बेटा, इनका अगर नगर नियोजन की बात करें तो इन तीनों का एक समान प्रतीत होता है। कैसा दिखाई देता है? एक समान, ठीक है, एक समान नगर नियोजन। किंतु कुछ अंतर था। अगर हम अंतर की बात करें बेटा, तो ध्यान रखेंगे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इन दोनों नगरों में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था। किसका प्रयोग हुआ था? पक्की ईंटों का प्रयोग भवन निर्माण में देखा गया है। भवन निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। वहीं अगर हम बेटा कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा में कच्ची ईंटों का प्रयोग देखने को मिलता है। इसका प्रयोग देखने को मिलता है, कच्ची ईंटों का प्रयोग। हालांकि इनके नगर नियोजन समान थे, किंतु इन दोनों में महत्वपूर्ण अंतर क्या था बेटा? महत्वपूर्ण अंतर था कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगरों में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था भवन निर्माण में, जबकि अगर हम कालीबंगा की बात करेंगे तो कालीबंगा में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। और आप देखते हैं कि प्राचीन काल में जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, उस मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी क्या हुआ था बेटा? कच्ची ईंटों का ही प्रयोग होता था। और इसी आधार पर, चूंकि कालीबंगा में क्या हुआ था बेटा? भवन निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था, तो कुछ इतिहासकार, कुछ विद्वानों ने यह माना कि मेसोपोटामिया अर्थात जो सुमेरियन की सभ्यता थी, वहाँ पर भी कच्ची ईंटों का प्रयोग मिला है और कालीबंगा में भी कच्ची ईंटों का प्रयोग मिला है।
तो इसी आधार पर कुछ विद्वानों ने यह बताया कि मेसोपोटामिया के लोग आए होंगे, अर्थात सुमेरियन सभ्यता के लोग आए होंगे और उन्होंने ही सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात हड़प्पा सभ्यता की स्थापना की है। ठीक है, बात समझ में आई है नहीं? तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और जितने भी मैंने आपको नगर पढ़ाए हैं उन नगरों में आपने देखा होगा कि अधिकांश जो नगर हुआ करते थे उनमें 2 टीले पाए गए हैं। ठीक है बेटा, अधिकांश नगरों की अगर हम बात करें तो अधिकांश जो नगर थे, अधिकांश इस सभ्यता से रिलेटेड अधिकांश जो नगर थे, अगर इन नगरों की बात करें तो इन नगरों में बेटा 2 टीले पाए गए हैं। कितने टीले पाए गए हैं? 2 टीले पाए गए, 2 टीले पाए गए हैं। कौन कौन से 2 टीले बेटा? एक होता था पश्चिम की ओर और एक होता था पूर्व की ओर। जो पूर्व की ओर होता था उसे पूर्वी टीला कहा जाता था और जो पश्चिम की ओर होता था उसे पश्चिमी टीला कहा गया है। क्या कहा गया है? पश्चिमी टीला या पश्चिमी नगर कहा गया है। जो पूर्व की ओर टीला होता था वो अपेक्षाकृत पश्चिमी की टीले की अपेक्षा नीचा होता था, इसीलिए पूर्वी टीले को बेटा निचला टीला भी कहा गया है। क्या कहा गया है? आप कह सकते हैं निचला टीला या निचला नगर। निचला टीला या निचला नगर भी पूर्वी टीले को कहा गया है। और इस पूर्वी टीले में आप सभी जानते हैं कि जो आम आदमी हुआ करते थे, अर्थात जो साधारण लोग हुआ करते थे, जन साधारण का जो निवास था वो यहीं पर था, पूर्वी टीले में ही था। अर्थात आप कह सकते हैं कि यहाँ पर श्रमिक या किसान वर्ग के लोग निवास किया करते थे हड़प्पा काल में, क्योंकि यहाँ से हमें श्रमिक आवास भी देखने को मिले हैं। ठीक है, निचले टीले में ही हमें श्रमिक आवास देखने को मिलते हैं। तो पूर्वी टीला जो हुआ करता था बेटा वह निचला टीला कहलाता था और इसमें जनसाधारण लोग रहा करते थे, जैसे श्रमिक हो गए, किसान हो गए। ठीक है, जबकि जो पश्चिमी टीला था बेटा, यह पश्चिमी टीला पूर्वी टीले की अपेक्षा ऊंचा हुआ करता था और इसके साथ ही साथ इसके चारों ओर एक रक्षा प्राचीर हुआ करती थी। पश्चिमी टीले में क्या हुआ करती थी बेटा? इसके चारों ओर एक रक्षा प्राचीर हुआ करती थी और इसी रक्षा प्राचीर को कहा जाता था दुर्ग। क्या कहा जाता था बेटा? इसी रक्षा प्राचीर को कहा जाता था दुर्ग, इसलिए पश्चिमी टीले को कहा गया है दुर्ग टीला या दुर्ग नगर। और यह उच्च वर्ग के लोगों के निवास के लिए होता था। यहाँ पर जो लोग रहते थे वो कैसे रहते थे? तो आप बताएंगे कि इस पश्चिमी टीले पर उच्च वर्ग के लोग रहा करते थे। ठीक है, जैसे व्यापारी हो गए, पुरोहित हो गए, जो भी उच्च वर्ग के लोग हुआ करते थे वो पश्चिमी टीले में निवास किया करते थे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले तो यह चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब बात यह आती है कि यह टीला क्यों बनाया जाता था? टीला क्यों बनाया जाता था? पश्चिमी टीले में दुर्ग क्यों बनाया जाता था या रक्षा प्राचीर क्यों बनाई जाती थी? तो यह आप हमेशा याद रखेंगे कि जो दुर्ग होता था बेटा, या आप कह सकते हैं रक्षा प्राचीर, क्योंकि हमें हड़प्पा सभ्यता से कहीं पर भी युद्ध के कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, इसलिए इस दुर्ग का फिर क्या महत्व था? तो आप यह कहेंगे कि इस दुर्ग का जो प्रयोग होता था वो पशुओं और चोरों से रक्षा के लिए होता था। अर्थात जो दुर्ग थे, दुर्ग बेटा पशुओं एवं चोरों से रक्षा के लिए बनाए जाते थे। तो दुर्ग की अगर हम बात करें तो इन दुर्गों को क्यों बनाया जाता था? तो आप आंसर यह करेंगे बेटा, पशुओं और चोरों से रक्षा हो सके, इसलिए बेटा क्या किया जाता था? दुर्ग बनाए जाते थे, अर्थात रक्षा प्राचीर घेरी जाती थी। और आपको मैंने बताया जो अधिकांश नगर मिले हैं उनमें 2 ही टीले मिले हैं, पूर्वी और दूसरा पश्चिमी। और पश्चिमी टीला ही दुर्गीकृत हुआ करता था, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं और अपवाद में आप बात करेंगे लोथल और सुरकोटदा की। अगर हम बात करें बेटा लोथल की, किसकी बात करें? लोथल। और दूसरा मैंने क्या बताया? सुरकोटदा।
सुरकोतला। और ये दोनों ही आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह हुआ करते थे। इन दोनों में जो बेटा दोनों टीले पाए गए हैं, चाहे हम पश्चिमी टीले की बात करें और चाहे हम बात करें पूर्वी टीले की, तो यहाँ पर बेटा इन दोनों नगरों में जो पश्चिमी और पूर्वी टीला पाया गया है, यह एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुआ करते थे, एक ही रक्षा प्राचीर हुआ करती थी। अर्थात दोनों टीले नगरों के लोथल और सुरकोतला नगरों के दोनों टीले एक ही रक्षा प्राचीर, जिसे आप क्या कहते हैं बेटा, दुर्ग, रक्षा प्राचीर या दुर्ग से घिरे होते थे। ठीक है बेटा। तो लोथल और सुरकोतला दो ऐसे नगर मिले हैं जिनके दोनों टीलों को एक ही रक्षा प्राचीर से घेर दिया जाता था। अब अगर हम बात करें बेटा, अधिकांश समय दो ही टीले मिले हैं, लेकिन अपवाद के रूप में अगर हम बात करें तो धौलावीरा की अगर हम बात करें तो धौलावीरा से हमें 3 टीले प्राप्त होते हैं। यह इम्पॉर्टेंट हो जाता है बेटा। धौलावीरा की अगर हम बात करें तो धौलावीरा से 3 टीले मिले हैं। ठीक है बेटा, कितने टीले मिले हैं? 3 टीले मिले हैं। 2 हैं आपके पश्चिम की ओर। अगर हम पश्चिम की ओर बात करें तो पश्चिम की ओर 2 टीले हैं। ठीक है, पश्चिम की ओर कितने टीले हैं? पश्चिम की ओर 2 टीले हैं, जबकि पूर्व की ओर 1 टीला मिला है। पूर्व की ओर कितना टीला मिला है? 1 टीला मिला है। तो धौलावीरा जो है वो अपवाद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पर हमें 3 टीले प्राप्त हुए हैं, जिसमें पश्चिम की ओर ऐसे सटे हुए 2 टीले मिले हैं, जबकि पूर्व की ओर 1 टीला मिला है। धौलावीरा से एक चीज और आप ध्यान रखेंगे कि संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता की बात करें या संपूर्ण हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो धौलावीरा की जल निकास प्रणाली सबसे सुंदर थी। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे धौलावीरा की जल निकास प्रणाली सबसे सुंदर थी। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि हड़प्पाई नगरों में सर्वाधिक सुंदर जल निकास प्रणाली अर्थात ड्रेनेज सिस्टम किस नगर का देखने को मिलता है, तो आप आंसर करेंगे कि सबसे सुंदर जल निकास प्रणाली धौलावीरा की ही मिलती है। अच्छा, इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें बेटा चन्हूदड़ों की, इसकी बात करें चन्हूदड़ों की, आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं और मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ कि चन्हूदड़ों में कोई भी दुर्ग नहीं मिला है, दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिले हैं। अर्थात रक्षा प्राचीर जो थी वो चन्हूदड़ों से नहीं मिलती है। अर्थात आपसे अगर पूछ दिया जाए कि वह कौन सा नगर है हड़प्पाई नगरों में ही, हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा नगर है जहाँ से दुर्ग नहीं प्राप्त हुआ है, तो आप आंसर क्या करेंगे बेटा? आप आंसर करेंगे वह नगर होगा आपका चन्हूदड़ो। ठीक है बेटा, चन्हूदड़ो। और यहीं पर अगर हम बात कर रहे थोड़ी सी कालीबंगा की, तो कालीबंगा की अगर हम बात करें बेटा कालीबंगा की, तो कालीबंगा से ही हमें 2 टीले प्राप्त हुए हैं। एक हुआ है बेटा पश्चिमी टीला और दूसरा प्राप्त हुआ है पूर्वी टीला। तो अगर हम यहाँ की बात करें बेटा, तो इसके दोनों जो टीले हैं वो अलग अलग रक्षा प्राचीर द्वारा घिरे हुए थे। अर्थात आप यह कह सकते हैं पश्चिमी टीले में भी दुर्ग मिला है और पूर्वी टीले को भी रक्षा प्राचीर से घेरा गया है, अर्थात दुर्गीकृत किया गया है। दोनों ही टीले बेटा कैसे मिले हैं? हमें दुर्गीकृत मिले हैं। तो वह नगर कौन सा है हड़प्पा सभ्यता का जहाँ से दोनों टीले दुर्गीकृत मिले हैं? तो आप आंसर करेंगे बेटा यह हमें प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। तो यह आपको ध्यान में रखना है बेटा, इतना चीज़ आप नोट करिए। इसके बाद आपको हम हड़प्पा सभ्यता की सड़कों के बारे में बताते हैं। ठीक है, इतना नोट करिए, फिर हम हड़प्पा सभ्यता की सड़कों की चर्चा करते हैं।
आगे। चलिए तो अब हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता में सड़कें पाई गई हैं, सड़कों की जो निर्माण योजना थी वो क्या थी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सड़कों की, तो बेटा जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। हड़प्पा सभ्यता की जो सड़कें प्राप्त हुई हैं, सड़कें एक दूसरे को समकोण अर्थात 90 अंश पर काटती थी। और जब यह 90 अंश पर काटती थी तो बिल्कुल एक जाल पद्धति बन जाती थी, जिसे ग्रिड ऑन मेथड कहते हैं। या आपने शतरंज का जो बोर्ड देखा हो, शतरंज की भांति ये बिछ जाया करती थी। अर्थात जैसे सपोज करो एक सड़क ये निकल के गई है, तो दूसरी सड़क इसी को 90 अंश पर काटती हुई ऐसी निकल के गई है। फिर इसी तरीके से तीसरी सड़क निकल के गई है, ये सड़क निकल के गई है, फिर इसी तरीके से ये सड़क निकल के गई है। तो एक जाल सा बन जाता था। क्या बन जाता था? एक जाल सा बन जाता था, जिसे बेटा कहा गया है ग्रिड पद्धति। अर्थात जो सड़कें थी वो कैसे बिछाई जाती थी, तो आप यह कह सकते हैं कि जाल पद्धति पर आधारित थी, या आप कह सकते हैं कि ग्रिड ऑन मेथड। जो सड़कें थी बेटा कैसे बिछाई जाती थी? ग्रिड ऑन मेथड अर्थात जाल पद्धति के आधार पर बिछाई जाती थी। या आप यह कह सकते हैं कि इसको देखने से हमें क्या प्रतीत होता है? शतरंज के बोर्ड की भांति यहाँ पर हमें सड़कें आपको देखने को मिलती हैं हड़प्पा सभ्यता की। और अगर बेटा हम बात करें जहाँ पर सड़कें एक दूसरे को काटती थी, जैसे ये एक सड़क है, ठीक है, और एक सड़क ये जा रही है, तो यहाँ जहाँ पर ये दोनों सड़कें आपस में काटते हैं तो इसे बेटा कहा गया है ऑक्सफोर्ड सर्किल। क्या कहा गया है? ऑक्सफोर्ड सर्किल। इसको कहा जाता था ऑक्सफोर्ड सर्कल कहा जाता था। ठीक है बेटा। अगर सड़कों की चौड़ाई की बात करें, तो सड़कों की जो बेटा चौड़ाई हुआ करती थी वो अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10 मीटर हुआ करती थी। कितनी चौड़ी सड़कें हुआ करती थी? 8 से 10 मीटर चौड़ी सड़कें हुआ करती थी। और अगर हम बात करें बेटा मुख्य सड़क की, किसी भी नगर के अगर हम मुख्य सड़क की बात करें बेटा, किसी भी नगर के मुख्य सड़क की बात करें तो मुख्य सड़क को बेटा प्रथम सड़क कहा जाता था। मुख्य सड़क को क्या कहा जाता था? मुख्य सड़क को प्रथम सड़क कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मुख्य सड़क को प्रथम सड़क कहा जाता था। ठीक है। अच्छा, और जो प्रवेश द्वार हुआ करते थे नगरों में, जो प्रवेश द्वार हुआ करते थे वो पूर्व की ओर से ही हुआ करते थे। अगर हम बात करें नगरों में प्रवेश की, नगरों के प्रवेश द्वार की अगर हम बात करें तो यह मुख्यतः पूर्व की ओर हुआ करते थे। ठीक है। अर्थात नगरों में जो प्रवेश हुआ करता था वो कहाँ से हुआ करता था? तो आप यह कह सकते हैं कि पूर्व की ओर से ही नगरों में प्रवेश हुआ करता था। और आप सभी जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जो सड़कें हमें प्राप्त हुई हैं वो सड़कें कैसी थी? तो आप यह कह सकते हैं कि सड़कें जो हैं बेटा वो प्रायः कैसी हुआ करती थी? कच्ची हुआ करती थी। प्रायः कच्ची हुआ करती थी। ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता में हमें कैसी सड़कें देखने को मिलती हैं? कच्ची सड़कें को देखने को मिलती हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करें तो मोहनजोदड़ो में जो सड़कें प्राप्त हुई हैं तो मोहनजोदड़ो की जो सड़क थी उस सड़क को बेटा ठीकरों व खंडित ईंटों के द्वारा क्या किया गया था? पक्का करने का प्रयास किया गया था। ठीक है। लेकिन पक्का कर नहीं पाए थे। तो आप यह कहेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की
जो सड़कें थी वो कैसी हुआ करती थी, कच्ची हुआ करती थी। हालांकि एक प्रयास जरूर किया गया, जो मोहनजोदड़ो की सड़क थी उस सड़क को बेटा क्या पक्का बनाने का प्रयास किया गया था। तो यह तो हुआ बेटा बात सड़कों की। किसकी बात हुई? सड़कों की। यहाँ से एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपको नोट करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बेटा, कालीबंगा के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? कालीबंगा के संदर्भ में। कालीबंगा की सड़कों एवं गलियों का अनुपात एक समान होता था। ठीक है बेटा। तो अगर हम बात करें कालीबंगा की, तो कालीबंगा में जो सड़कें हुआ करती थी और जो गलियां हुआ करती थी, इन सभी का जो अनुपात था वो कैसा था बेटा? वो अनुपात एक समान था। और यह एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो इस चीज को आप याद रखेंगे। ठीक है। आइए अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं जल निकास प्रणाली की, अर्थात नालियों की। किसकी बात करेंगे? जल निकास प्रणाली की। जल निकास प्रणाली अर्थात नालियों की बात करेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता ही क्या थी? ड्रेनेज सिस्टम अर्थात जल निकास प्रणाली। ठीक है। तो अगर हम बात करें, यहाँ की जो नालियां हुआ करती थी वो पक्की ईंटों या पत्थरों से पूरी तरीके से ढकी हुआ करती थी। हड़प्पा सभ्यता की जो नालियां हुआ करती थी वो ईंटों और पत्थरों से पूरी तरीके से ढकी हुआ करती थी। ठीक है बेटा। और ईंटों को जोड़ने के लिए हम क्या प्रयोग करते थे? आप कह सकते हैं कि एट दैट टाइम उस समय क्या मिलता होगा? गारा मिलता होगा, मोर्टार जिसे बोलते हैं। लेकिन एग्जामिनेशन में गारा आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आप यह कह सकते हैं कि जो नालियां थी और नालियों को जोड़ने के लिए जो ईंटें प्रयोग करते थे, तो उसमें जोड़ने के लिए हम चूने और जिप्सम का प्रयोग करते थे। तो आप यह कह सकते हैं बेटा, नालियां जो थी हड़प्पा सभ्यता की, नालियां ईंटों व पत्थरों से पूर्णतया ढकी होती थी, और ईंटों को जोड़ने के लिए वैसे तो गारा ऑप्शन में आपको देना चाहिए। गारा अगर नहीं मिलता है तब आप आंसर करेंगे चूना और प्लस जिप्सम। चूने और जिप्सम का प्रयोग करते थे हम ईंटों को जोड़ने के लिए, जिससे नालियां बनाई जा सके। ठीक है बेटा। तो अगर आप ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो बाकायदा अंडरग्राउंड नालियां हुआ करती थी। ठीक है। नालियों को ढक दिया जाता था और जगह जगह सीवेज भी बनाए जाते थे। ठीक है। जिससे कि नालियों को साफ भी किया जा सके और उन्हें लकड़ी या पत्थर के ढक्कन से ढक दिया जाता था। ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं ईंटों की। किसकी बात करेंगे? ईंटों की अगर हम बात करें तो आप सभी जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में पक्की ईंटों का भी प्रयोग देखने को मिलता है और कच्ची ईंटों का प्रयोग भी देखने को मिलता है। ठीक है। तो अगर हम देखेंगे अधिकांश नगरों से हमें पक्की ईंटों का प्रयोग देखने को मिलता है, किंतु अगर हम कालीबंगा की बात करेंगे, कालीबंगा में हमें कच्ची ईंटों का प्रयोग देखने को मिला है। कच्ची ईंटों का प्रयोग। ठीक है। कच्ची ईंटों का प्रयोग हमें कहाँ से देखने को मिला है? तो आप यह कहेंगे कि कालीबंगा, और कालीबंगा के साथ ही साथ बेटा रंगपुर। इन दो चीज़ों को आप याद रखेंगे, दो नगरों को याद रखेंगे। कालीबंगा और रंगपुर से हमें कच्ची ईंटों का प्रयोग देखने को मिला है इस सभ्यता के अंतर्गत। अन्य सभी जगहों से हमें पक्की ईंटों का ही प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है बेटा। अगर हम बात करें एक ईंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की, ठीक है, अगर हम बात करें एक ईंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की, ठीक है बेटा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की, ठीक है, तो यह
10.25 थोड़ा 5 पॉइंट समथिंग और अप्रॉक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर हुआ करती थी, अर्थात लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की अगर हम बात करें तो यह इतनी हुआ करती थी। और अगर हम अनुपात की बात करें, अर्थात लंबाई अनुपात, चौड़ाई अनुपात, ऊंचाई आपसे पूछा जाए तो 4:2:1 था। किसी भी अगर एक ईंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात पूछ दिया जाए तो आपका आंसर क्या होगा? 4:2:1 होगा। और मैं आपको बता चुका हूँ कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी ईंट हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? तो सबसे बड़ी ईंट की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी ईंट हमें प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। सबसे बड़ी ईंट की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी ईंट हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? तो आपका आंसर होगा मोहनजोदड़ो से हमें सबसे बड़ी ईंट प्राप्त हुई है। ठीक है बेटा, सबसे बड़ी ईंट की बात कर ली। इसके साथ ही साथ मैंने आपको बताया होगा कि जो अलंकृत ईंट थी, अलंकृत ईंट अर्थात सजी हुई ईंट की बात करें, अलंकृत ईंट की बात करें, अलंकृत ईंट की अगर हम बात करें, अलंकृत ईंट हमें कहाँ से प्राप्त होती है? अलंकृत ईंट हमें कालीबंगा से ही प्राप्त होती है। ठीक है, अलंकृत ईंट हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? तो अलंकृत ईंट की अगर हम बात करें बेटा तो अलंकृत ईंट हमें कालीबंगा से प्राप्त हुई है, जबकि सबसे बड़ी ईंट हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। आप इतना नोट करिए, फिर हम आपको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, नोट करिए। अब हम लोग बात करेंगे नगर नियोजन के अंतर्गत भवनों की। ठीक है बेटा, अगर हम भवन की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में आपको 3 प्रकार के भवन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से 3 प्रकार के भवन देखने को मिल जाएंगे? एक तो बेटा आप कह सकते हैं आवासीय भवन। कैसे भवन? आवासीय भवन। ठीक है, दूसरा आवासीय भवन हो गया विशाल भवन, विशाल भवन। और अगर हम तीसरे की बात करेंगे तो आप कहेंगे अन्नागार या स्नानागार। ठीक है, तो यह 3 प्रकार के भवन आपको देखने को मिलते हैं, अन्नागार या स्नानागार। ठीक है, तो एक एक की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आवासीय भवनों की। आवासीय भवनों की अगर हम बात करें बेटा, तो आवासीय भवनों की अगर हम बात करेंगे तो इन भवनों में आपको 3 से 4 कमरे को देखने को मिलते हैं। कितने रूम मिलते हैं? 3 से 4 कमरे हुआ करते थे। ठीक है, इसके साथ ही साथ एक रसोई घर हुआ करता था, एक रसोई घर हुआ करता था। ठीक है, 3 से 4 कमरे, एक रसोई घर। ठीक है, एक आंगन हुआ करता था, बड़ा सा आंगन, आंगन की बात करें। और इसके साथ ही साथ स्नानागार हुआ करता था। क्या हुआ करता था? स्नानागार हुआ करता था। तो अगर आवासीय भवन की बात करें तो आवासीय भवन की बात करेंगे तो 3 से 4 कमरे हुआ करते थे, बीच में एक आंगन हुआ करता था और एक स्नानागार हुआ करता था। और जो भवन थे आवासीय भवन, इनके दरवाजों की अगर हम बात करें तो दरवाजे मुख्य सड़क पर ना खुलकर पीछे की ओर खुलते थे, गलियों में। मुख्य सड़क पर ना खुलकर, मुख्य सड़क पर ना खुलकर पीछे गलियों में खुला करते थे। ठीक है, तो जो दरवाजे हुआ करते थे, दरवाजे बेटा मुख्य सड़क पर ना खुलकर कहाँ खुलते थे? यहाँ खुलते थे बेटा, पीछे गलियों की तरफ। अगर विशाल भवन की अगर हम बात करें, किसकी बात करें बेटा? विशाल भवन की बात करें तो जो विशाल भवन हुआ करते थे इसमें 30 से 40 कमरे हुआ करते थे, 30 से 40 कमरे हुआ करते थे। ठीक है, जैसे पुरोहित आवास हुआ तो इन सब में 30 से 40 कमरे हुआ करते थे। और अन्नागार और स्नानागार की बात करें तो ये बेटा प्राचीन काल में अर्थात हड़प्पा काल में क्या हुआ करते थे? विशाल अन्नागार और स्नानागार हुआ करते थे। ठीक है बेटा, स्नानागार और अन्नागार की अगर हम बात करें तो जो अन्नागार हुआ करते थे, जैसा कि हमें हड़प्पा से मिला है 12 कमरों वाला अन्नागार प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पर अनाज का भंडारण किया जाता था। और विशाल स्नानागार की अगर हम बात करें
ठीक है, तो ग्रेट बात हमें प्राप्त हुए हैं कि ये सामूहिक स्नान का द्योतक है, अर्थात बहुत सारे पुरोहित जब कोई बड़ा हवन हुआ करता होगा तो बहुत सारे पुरोहित क्या करते थे, एक साथ स्नान करते थे और एक साथ स्नान करने के पश्चात क्या किया करते होंगे, पूजा अर्चना किया करते होंगे। ठीक है बेटा, तो यह था हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन। ठीक है, आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। आगे कल आपको मैं सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन तथा राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डालूंगा और इसी के साथ यह हड़प्पा सभ्यता हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। धन्यवाद।